नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आर्थिकी पढ़ेंगे, घटना चक्र की बुक जो आई है मार्केट में उससे। और ये कह सकते हैं कि आर्थिकी 2025 की बुक है, तो इस तरीके से इसमें जो डाटा होंगे वो पूरे अपडेट होंगे। तो अपडेटेड डाटा के साथ ये जो आपका पोर्शन है, लगभग 4 से 5 प्रश्न, कभी कभार 6-7 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि एक ही लेक्चर में जो भी करंट अफेयर में इस टॉपिक से प्रश्न हो या फिर जो डाटा वाइज जो प्रश्न हो, सबको हम लोग अच्छे से देख लें, ताकि इस टॉपिक से जो प्रश्न आए आसानी से वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, बेसिकली तो करंट बेस ही आते हैं, मतलब करंट बेस्ड टॉपिक ये होता है। बेसिकली करंट जो आपका सेगमेंट होता है उसी में आता है। तो आर्थिकी में ही आपका बजट भी आना चाहिए, लेकिन बजट हम लोग अलग सेगमेंट में करेंगे। इसी में आपका इस बार की रिपोर्ट भी आएगी, तो उसको हम लोग अलग लेक्चर में करेंगे। उससे ये फायदा होता है ना कि थोड़ा समझने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग उसको अलग से करेंगे। फिलहाल इसमें वो डाटा जैसे कृषि के डाटा, खनिज के डाटा, पर्यटन के डाटा जो होते हैं, और साथ साथ में जो करंट अफेयर में कुछ चीज़ें बनी हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, और देखेंगे इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे, और इसे देखना भी जरूरी है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जैसे कल हम लोगों ने क्या अकेले पढ़ा था, एक तरीके से देखा जाए इसी बुक में दिया गया था आपका एक तरीके से योजना भारत सरकार की, जो आपके रिसेंट की योजना थी, मतलब 2014 से लेके आपका देखा जाए तो आपका 2025 तक की जो योजना थी उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ना। कल आप लोगों ने उस वीडियो को देखा ही होगा। ठीक है, तो उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम जुड़ के आप लोग उस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए, अगर बात करें जो योजना है उससे आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं और मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं। तो कम से कम आपको 8-9 योजनाएं याद होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया है। उसके साथ साथ एक और वीडियो चैनल में पड़ी है जिसमें हम लोगों ने लगभग आपका देखा जाए तो बहुत अब तक जो योजनाएं आई हैं बेसिकली भारत सरकार की, उसको हम लोगों ने उसमें कवर किया है। तो अगर आप कहेंगे तो दोनों वीडियो को अर्थात आपका एक तरीके से 1951 से लेके या फिर उसके बाद से लेके 2025 तक की जितनी भी योजनाएं हम लोग वहाँ पे एक ही वीडियो में कंपाइल करके आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि एक वीडियो आप लोग देख के जाइए, किसी भी एग्जाम में जितनी भी योजनाओं से प्रश्न बनते हैं आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसको कंपाइल करके डाल देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर उस तरीके की चीज़ें चाहिए। फिलहाल ये थोड़ी सी रिसेंट वाली आपकी योजनाएं थी जो कल हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिलहाल आज के लेक्चर पे आते हैं। कंप्लीट आर्थिकी हम लोग देखेंगे भारत और विश्व की, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसी सिलगार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग एक चीज़ की मांग कर रहे हैं कि सर अब एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो एक अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दीजिए करंट अफेयर की। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आदित्य पब्लिकेशन की जो करंट की एमसीक्यू सीरीज आती है, एक तरीके से बुक आती है, वो बुक आ गई है। दरअसल 1-2 दिन में मार्केट में मिल जाएगी। तो उसको मैं क्या करूँगा कि जैसे कि पिछली बार मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, उसी तरीके से इस बार भी हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। और वो 15 दिन जो भी आपका समय बचा है उसके लिए, 14-15 दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी करंट अफेयर के नज़रिए से देखा जाए। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आज पीडीएफ उसकी प्राप्त हो जाती है या फिर बुक मिल जाती है तो पीडीएफ बना के मैं आप लोग को टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा। कल उसकी या परसों क्लास जरूर ले ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए, आपका अपना चैनल है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर आपके आर्थिकी में बने हुए उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखिए, तो वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो पहला आपका यहाँ पे है कि जीएसटी जो आपकी परिषद है उसकी 56वीं बैठक कहाँ पे हुई है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुई है। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, देखा जाए यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी, तो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। और आपको पता है कि नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब होंगे, तो आपका 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और आपका 18%। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद इसी में कह रहा है आपका 40% की जो विशेष दर किन वस्तु सेवाओं पर एक से लगेगा, तो आपका तंबाकू, पान मसाला, ठीक है, जो आपका रेटेड ड्रिंक्स होती हैं, हाई मतलब यहाँ पे हाई एंड जो कारें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो आपका निजी विमान आदि पर एक तरीके से 40% आपकी विशेष दर लगाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगला करंट अफेयर बता रहा है कि प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जैसे पीएम स्वनिधि है योजना एक तरीके से, के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो अगस्त 2025 में। ठीक, और ऋण अवधि कब तक बढ़ाई गई है, तो 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। और इसी में देखा जाए पुनर्गठित योजना के अंतर्गत नए लाभार्थी सहित कुल जो लक्षित लाभार्थी होंगे वो कितने होंगे, तो 1.15 करोड़, अर्थात लगभग 50 लाख नए इसमें ऐड होंगे। ठीक, चलिए,
और इसी में देखा जाए तो क्या कह रहा है आपका, योजना का संचालन नोडल जो कौन सा मंत्रालय करेगा, तो आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो वो करेगा। और पुनर्गठन के तहत ऋण की नई स्लैब किस्तें, मतलब किसे जो अभी स्लैब किस्तें कितनी होंगी, तो उसमें पहली किस्त आपका 15,000 रुपये होगी, दूसरी किस्त की अगर बात करो तो 25,000 रुपये, और तीसरी किस्त आपका 50,000 रुपये होगी, जो कि पहले कितनी थी, 10,000 रुपये। ठीक है, याद रखिए, जो पहले आपके यहाँ पे देखा जाए तो पहले आपका थी 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और अपने यहाँ पे 50,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर यहाँ पे क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट कब लागू की थी, तो आपका 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, अब छूट की सीमा कब तक बढ़ाई गई है, तो 30 सितंबर 2025 से आपका 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसमें कह रहा है आपका, देखा जाए अगला करंट अफेयर कह रहा है कि कुल स्क्लिंटन से मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए आपका VLCC लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया भैया, तो 3 लाख जुर्माना लगाया गया। ठीक है, और किस संस्था ने जुर्माना लगाया, तो आपका केंद्र उपभोक्ता संरक्षण जो प्राधिकरण है उसने लगाया। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब अधिसूचित हुआ था, तो 15 अप्रैल 2025 को यह अधिसूचित हुआ था। ठीक, इसके बाद देखा जाए इसी में क्या कह रहा है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा 5 कानूनों में कुल कितने संशोधन किए गए, तो 19 संशोधन किए गए। किन धाराओं के प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुए हैं, तो अधिनियम की धारा 3 है, 4 है, 15, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर कह रहा है 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया, तो आपका डिजिटल इंडिया। ठीक है, 1 दशक मतलब आपका 10 साल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत को विश्व में लगभग देखा जाए तो 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समता मूलक समाज में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक समता मूलक समाज वाले विश्व में 3 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं, तो आपका स्लोवाकिया गणराज्य है, फिर आपका स्लोवेनिया है, फिर आपका बेलारूस है। ठीक, भारत की असमानता श्रेणी में आता है, तो आपका सामान्य से कम मतलब मॉडरेटरी लो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भारत का गिनी स्कोर 2011 में कितना था, तो 28.8 था। चलिए अगला करंट अफेयर कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा था, आपका 2047 तक। ठीक है, ये ऐसे डाटा वाले जो मतलब जो टारगेट वाले प्रश्न होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद कह रहा है RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च में 2025 तक सकल NPA कितना रहा है, तो आपका 2.3% रहा है। इसी में कह रहा है कि मार्च 2025 तक शुद्ध NPA कितना रहा था, 0.5% रहा। मार्च में आपका 2024 की बात हो रही है, उसकी तुलना में मार्च 2025 में सर्वाधिक क्षेत्रों में बैंकों का सकल NPA कितना गिरा है, तो आपका 3.7% से 2.8% तक हो गया है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर कह रहा है किस राज्य ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया, तो आपका उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक, वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश में जो आपका एक तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है उसके माध्यम से, जिसको GMS कहते हैं, ठीक है, के माध्यम से कितने मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे देखा जाए 65,227.68 करोड़ के। अगला यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो कह रहा है जो जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है, तो आपको यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, जेंडर बजटिंग पर लॉन्च किए गए जो पोर्टल, इसका नाम क्या था, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो निर्मला सीतारमण जी ने की, जो कि केंद्रीय वित्त एवं आपका कह सकते कॉर्पोरेट कार्य की मंत्री है। ठीक, वित्त वर्ष 2024-25 में आपका पीएसबी मतलब वही आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, तो पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, ठीक है, का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कितना है, तो आपका 1.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वित्त वर्ष 24-25 में पीएसबी के कुल कारोबार अगर देखा जाए लाख करोड़ रुपए में कितना है, तो आपको यहाँ पे 251 लाख करोड़ रुपए है। अगला करंट अफेयर है कि सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री उन्होंने किया था। और किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है, तो आपको यहाँ पे जून की बात है सोना ने। ठीक है, सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ, तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार ये हुआ है खुलासा। इसी में देखा जाए तो कह रहा है किस देश के पास सबसे अधिक सोने के भंडार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। चलिए अगला करंट अफेयर कह रहा है नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है 2025 में 2 जुलाई को, तो आपका रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की जो भागीदारी को सशक्त बनाना। अगला कह रहा है भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना, तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करना है। इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो आपका 4 है ना। ठीक, ये 4 ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई हैं, तो आपका पटना से दिल्ली, ठीक है, दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन
से आपका यहाँ पे लखनऊ, और चौथी आपका बापू धाम मोतिहारी दिल्ली। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है, किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग जारी किया है। कितने % जिलों को या जिलों में एसडीजी स्कोर में सुधार किया गया? तो आपका 85%। किन राज्यों में सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया? तो आपका एक जगह पड़ती है हनाथियाल, मिजोरम में। ठीक है, सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया? तो सिक्किम ने किया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर कह रहा है कि आधार प्रमाणित लेन देन की कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? तो आपको यहाँ पे देखा जाए 105 अरब। 16 मई 2025 तक का ये डाटा है। अब यहाँ पे कर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको पीएलएफसी कहते हैं, का मासिक बुलेटिन अप्रैल 2025 में आया, किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो आपका सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय जो है, कार्यान्वयन मंत्रालय, उसने जारी किया। ठीक है, और इसके अनुसार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी आपकी कितनी रही? तो 55.6% की रही। और इसी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी आपका देखा कितना था? तो 58%। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो आपका 52.8%। अप्रैल 2025 में थोक मूल्य सूचकांक, जिसको WPI कहते हैं, आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो आपका 0.85% थी। ठीक है, अप्रैल 2025 में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.55% थी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या समझिए, यहाँ पे ये समझिए कि अप्रैल 2025 में जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर थी, वह परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछे 14 मई 2025 तक, तो आपका यहाँ पे 0.85% थी। और अप्रैल 2025 में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो एक तरीके से देखा जाए वो 2.5% थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि आरबीआई द्वारा 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक, जिसको SBI कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो 130वां स्थान था। भारत के साथ 130वें स्थान पर कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। ये इस प्रश्न इस पर आ सकता है क्योंकि संयुक्त रूप से है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा देख लीजिएगा इसको, मानव विकास रिपोर्ट जो है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है आपका देखा जाए इसी में, तो किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आइसलैंड ने। और दूसरे स्थान पर यहाँ पे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड थे। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक आपको पता कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो जारी करता है। और अगर देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में जो जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो BPSC में यही प्रश्न बना था ना, तो आपका 72 वर्ष है। ठीक है, वर्ष 2023 में बच्चों के लिए औसतन अपेक्षित स्कूली वर्ष कितने थे? तो आपका 13 वर्ष थे। और वर्ष 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो आपका $9,047 थी। और इस रिपोर्ट में भारत में जो लैंगिक असमानता सूचकांक है में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 130वां स्थान हासिल किया। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है। विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB के नाम से जानते हैं, कि 98वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो मिलान जगह पड़ती कहाँ पे? तो इटली में। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि वित्त मंत्री हैं। ठीक है, 98वीं ADB की बैठक की थीम क्या थी? तो अनुभव साझा करें, भविष्य बनाएं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? तो $824.9 अरब। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और भूटान की संयुक्त सीमा शुल्क की 6वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो थिम्पू, भूटान। भारत गरीबी और समानता संक्षिप्त अप्रैल 2025 में किसने जारी की? एक रिपोर्ट है एक तरीके से, तो विश्व बैंक ने ये जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क $2.15 से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात वर्ष 2011-12 में कितना था? तो आपका 16.2% था। और इसी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले या निकलने में सफल हुए? तो लगभग 171 मिलियन %, मतलब करोड़ में की बात करें तो 17.1 करोड़। ठीक है, 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? तो 18.4% थी, जो कि अब 22-23 में कितनी हो गई भैया? घटकर तो 2.8% हो गई। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, किन 5 राज्यों ने अत्यधिक गरीबी में समग्र गिरावट को 2/3 योगदान दिया? तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला कह रहा है इसी में कि अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ष 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 2.8% कर दिया गया है। और वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, 6.2% का। ठीक है,
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको AIIB कहते हैं, में किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे जी को। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है, जिसको अनकटाड कहते हैं, ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5% का। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया था? आपका सांख्यिकी कार्य मंत्रालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है ना, ये थोड़ा सा दोबारा पूछ रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी रही? तो 4.9% रही। और 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी रही? तो 4.2% रही। समझे मतलब क्या है यहाँ पे? कह रहा है 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी रही? तो 4.9% की रही। और अगर ग्रामीण पूछे आपसे तो यहाँ पे 4.2% बताइएगा। ठीक, एक राज्य एक आपका RRB किस मंत्रालय की पहल है? तो आपका वित्त मंत्रालय की। ठीक, किसके चौथे चरण के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया? तो आपका 26। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? तो आपका 10 वर्ष 2015 में स्टार्ट हुई थी नहीं है, ठीक है, 10 वर्ष यहाँ पे पूरे हो गए हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष जो राज्य है वो कौन सा? तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर जम्मू कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली बना है। ठीक, जैसे सरकार मतलब केजरीवाल जी की गई है तो मतलब कि बीजेपी की सरकार आई तो लागू हो गया। ठीक, संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान रहा, आपका 10वां रहा। वर्ष 2024 के रेडियंस जो फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां रहा, इसी को रेडियंस इंडेक्स कहते हैं ना, ठीक है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा। और RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार ग्रहण किया गया तो आपका पूनम गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल अनुमानित जो क्षमता है 31 मार्च 2024 तक कितनी है? तो लगभग इतना मेगावाट है। कितना? 2109, नहीं ये तो बहुत ज्यादा है ना, दो क्या देखा जाए, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं इतना है। ठीक है, चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो भारत है। अभी तक जो नई रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी भारत में वर्ष 23-24 में कितना दूध उत्पादन हुआ है? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 239.30 मिलियन मीट्रिक टन। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा मिशन संचालित है? तो आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन। वर्ष 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत बन गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक देश भी बन गया भारत। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? आपका अजय सेठ ने। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सेबी का। और कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र बन गया? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार पिछले 10 वर्षों में या 10 वर्षों में भारत की GDP कितनी हो गई है? तो आपको दुगुनी हो गई है। IMF के अनुसार वर्ष 2015 में वर्तमान कीमतों पर भारत की GDP कितनी थी? तो आपका 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, IMF के अनुसार 2025 के अंत तक भारतीय GDP में कितना, मतलब कि भारत की जो GDP कितना होने का अनुमान है? तो लगभग देखा जाए 4.19 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना कहाँ शुरू की गई? तो UAE में। और किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता यहाँ पे किया? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने। वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों जैसे खरीफ और रबी के उत्पादन का दूसरा अग्रिम जो अनुमान है किसके द्वारा जारी किया गया? तो वही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित खरीफ जो उत्पादन है वो कितना रहा? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं मतलब 1663.91 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अनुमानित रबी खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो आपका यहाँ पे 1645.27 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2024-25 में खरीफ धान का उत्पादन अनुमान कितना रहा? तो 1206 याद रखिए, मतलब यहाँ पे 7.9 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, तूर जिसको अरहर कहते हैं, क्या उत्पादन अनुमान कितना था? तो यहाँ पे देखा जाए 35 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, चना का उत्पादन तो यहाँ पे 115.35 लाख मीट्रिक टन था। गेहूं का अनुमानित उत्पादन यहाँ पे ये सब पूछेगा थोड़ा सा, अगर पूछना चाहे तो एक ही बार में मैचिंग पूछ सकता है। ठीक है, तो 1154.30 लाख मीट्रिक टन। तो इस तरीके से श्री अन्न जो आपकी है उनका उत्पादन अनुमान कितना? तो 137 लाख मीट्रिक टन। रवि श्री अन्न का उत्पादन अनुमान तो आपका 30.81 लाख मीट्रिक टन। तो ये सब थोड़ा सा देखिए ऐसे डाटा होते हैं, इनको याद करना पड़ता है। ठीक है, मेडिकल जो उत्पाद है उनके नियमन में सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपका समझौता ज्ञापन यहाँ पे जो होता है हस्ताक्षर किए? तो MOU साइन किए तो आपका भारत और आर्मेनिया। और महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता हेतु SBI ने कौन सा एक उत्पाद लॉन्च किया? था SBI अस्मिता। ठीक है, और इसके तहत ऋण की राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम 10 लाख रुपए तक तथा अधिकतम 5 करोड़।
सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? तो आपका इंडिगो एयरलाइंस है। वर्ष 2024 में इंडिगो एयरलाइंस की सीट क्षमता कितनी वृद्धि हुई? तो 10.1% की वृद्धि हुई है। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइंस है? तो आपका कतर जो एयरवेज है वो है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो आपका 6.5% क्रिसिल के अनुसार भी। ठीक है, तो याद रखेगा। इसके बाद क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि वर्ष 2025 से 31 के बीच किस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 9% रहने का या रहने की संभावना है? तो विनिर्माण क्षेत्र की। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना को किसने मंजूरी दी है? तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की की निगरानी कर रही हैं? तो आपका 2.7 करोड़। वर्ष 19 में या 19 से व्यवसाय ऋण सृजन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी वृद्धि की गई? तो 14% की। भारत में जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो आपका यहाँ पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। और भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा तैयार की गई है? तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जो है उसके द्वारा। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर। अब भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई है? तो आपका 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। 2024 में भारत की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया? तो 4.2% का हो गया। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश जो है या स्टेट प्रथम स्थान पर है? आपका महाराष्ट्र 35.45 बिलियन डॉलर के साथ। और वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो लगभग आपका देख सकते हैं यहाँ पे 7वां स्थान है, 7.7 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आप सबको पता है नेफ्थ्रोमाइसिन है ना, नेफ्थ्रोमाइसिन। ठीक, और SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा? तो यस बैंक बनाया। किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे अगर देखा जाए अगला करंट अफेयर कह रहा है कि वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो आपका नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम ने। इसके बाद कह रहा है वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान आपका चौथा है। इससे पहले 3 स्थानों पर कौन से देश है? तो आपको यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और जापान है। वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने शुरू की? तो बंदरगाह पोत परिवहन जो जलमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने। वन नेशन वन पोर्ट पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत में बंदरगाह संचालन का मानकीकरण करना। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम क्या है यहाँ पे? तो का नाम क्या है? तो यहाँ पे सागर आंकलन। ठीक, इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने। वन नेशन वन पोर्ट के साथ कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई? तो भारत ग्लोबल पोर्ट्स आपका कंसोर्टियम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा आपका देश बना भारत, पहला चीन है ना। यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर में सब कुछ पढ़ा गया, ऐसा नहीं है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो आपको यहाँ पे भारतीय लोक प्रशासन संस्था के द्वारा। रिपोर्ट किस मंत्रालय के लिए तैयार की गई है? तो भैया पंचायती राज मंत्रालय के लिए। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग किस आधार पर की गई है? तो आपका 6 आयाम और 25 उप सूचकांक पर। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। हस्तांतरण सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो आपका 5वां स्कोर, अगर देखा जाए 5वां है, स्कोर आपका 7.07 है। विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज जो आपका यहाँ पे मंत्रालय है ने किस संस्था की सहायता से ये रिपोर्ट तैयार की? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के साथ मिलकर। विकेंद्रीकरण सूचकांक कितने जो आपके प्रमुख आयाम है उनका मूल्यांकन करता? तो 6। 2013-14 से 21-22 के बीच विकेंद्रीकरण कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 39.9% से बढ़कर आपका 43.9% हो गया है। पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक में शीर्ष पर जो 5 राज्य कौन से? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। अगला कह रहा है इसी में कि किस संगठन ने मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी के नाम से जानते हैं। मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड यहाँ पे क्या है? तो रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, मित्रा प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो अनक्लेम्ड या फिर निष्क्रिय म्यूचुअल फंड है ना, उनको क्या करना? तो उनको फोलियोज
को ट्रैक करना है, मतलब किस तरीके से फेल हुए थे उनको ट्रैक करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति के गठन की घोषणा की गई, तो केंद्रीय मंत्री जिनका नाम क्या है, तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ना। हाँ, राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो जागरूकता बढ़ाने और किसान परीक्षण पर। किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में यहाँ पे एक तरह से पुनर्वर्गीकृत किया गया है, तो आपको यहाँ पे जो क्या नाम है, बेराइट्स को, फेल्सपार को और माइका क्वार्टाइज को। ठीक है, क्वार्टाइज, फेल्सपार और आपका माइका किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो जो आपका पिग्मेटाइट रॉक होती है उसी में, ठीक है, चट्टानों में। इंडस वैली वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक फंड एकत्रित की गई है, तो आपका एनएससी भारत द्वारा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सरकार ने किस बजट के साथ मंजूरी दी है, तो आपका यहाँ पे मतलब कितने बजट के साथ होना चाहिए ना, ठीक है, तो 34,300 करोड़ रुपए के साथ। मिशन को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है, तो 7 वर्षों के लिए। इसमें अगला कह रहा है आपका करंट अफेयर कि वित्त स्वास्थ्य जो आपका सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। और ये रिपोर्ट राज्यों को उनके वित्त स्वास्थ्य के अनुसार किस वित्त वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर जो होता है के लिए रैंक करती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2022-23 के लिए। इस इंडेक्स में कितने राज्यों का विश्लेषण किया गया, 18 राज्यों का। रिपोर्ट में सबसे उच्चतम स्कोर आपका किसका रहा, किस राज्य का, तो उड़ीसा का रहा, 67.8। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन आपका पंजाब का रहा, ठीक है। और अचीवर्स की श्रेणी में अगर देखा जाए तो उड़ीसा शीर्ष स्थान पर, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात रहा। जो फ्रंट रनर होते हैं उस श्रेणी में कौन से राज्य रहे, तो महाराष्ट्र रहा, इसी में उत्तर प्रदेश भी है, फिर तेलंगाना रहा, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। जो परफॉर्मर श्रेणी होती है उसमें कौन से राज्य रहे, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। आकांक्षी जो आपके श्रेणी होती है उसमें केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब रहे। 6वां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक अर्थात। किस पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जनवरी में, तो एकीकृत पेंशन योजना जिसको यूपीएस कहते हैं। और ये योजना कब से प्रभावी होगी, तो अप्रैल से ना, 1 अप्रैल 2025 से। मूल्यवान ब्रांडों की वैश्विक 500 रैंकिंग 2025 में किन कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, एप्पल को, ठीक है। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 60वां स्थान, ठीक है। इस तरीके से भारतीय जो ब्रांड है उसमें देखा जाए तो पहला स्थान है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आपका 25वां स्थान मिला है। इसके बाद कह रहा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जो 2025 की रिपोर्ट है वो जारी की गई, तो यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये रिपोर्ट किस विषय पर प्रकाश डालती है, तो साइबर परिदृश्य की बढ़ती जो जटिलता है उस पर। और ये रिपोर्ट किसके साथ साझेदारी में बनाई गई थी, जो एक्सचेंजर उसके साथ। और 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित, स्विट्जरलैंड के दावोस में ना, दावोस क्लोस्टर में। WEF 2025 का विषय क्या था, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। फिर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो पल्ले गंगा रेड्डी जी बने हैं। और भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कहाँ पे उद्घाटित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नागपुर मानसर जो बाईपास है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 पे ना, ठीक है। चलिए, बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है, तो आपका एक फसल होती है जिसका नाम है क्या, लिग्निन, ठीक। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिक्विड बॉन्ड किसने जारी किया, तो आपका NDR इनविट ने जारी किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना, तो एलन मस्क बना है। कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स जो इंडेक्स होता है उसके अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना, तो एलन मस्क बने हैं। यूके के किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना गया है, तो आपका CPTPP विकास, ठीक है। इसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, ठीक। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में हुआ, ठीक है। इसका विषय क्या था, तो भविष्य में सोचें भविष्य के लिए, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी जो बॉडी सूट है उसका किस नाम से अनावरण किया गया, तो किसान कवच, ठीक है। और किसान कवच किसने विकसित किया, तो आपके यहाँ पे ब्रिक्स इन स्टेम बेंगलुरु की कंपनी है कुल मिला के, ठीक है। और आपका यहाँ पे सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है, तो आपका वाल्टर परिवार यूएसए के है। वर्ष 2024 में वाल्टन जो परिवार है उसकी कुल संपत्ति लगभग $432.4 बिलियन। रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल होंगे, तो शेंगेन क्षेत्र में, ठीक। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या 29 हो गई है। और शेंगेन क्षेत्र क्या होता है, तो यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र जहां कॉमन वीजा नीति, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट स्टे अर्थात आपका 90 दिनों पर लागू होती है, ठीक है, 90 दिनों से कम पे लागू होती है या फिर 90 दिन तक। किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौते के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंध को हटा दिया है, तो आपका यहाँ पे स्विट्जरलैंड है।
किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो 1 जनवरी 2025। किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो आपको यहाँ पे IISR सुरसा, ठीक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT कहते हैं, द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। अपना या फिर अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का कह सकते हैं यहाँ पे पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश बना है। ऊपर ये हम लोगों ने प्रश्न देख लिया था। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया? तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मूल हंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा AI1। अगला बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 किसने जारी किया? तो आपके यहाँ पे पशुपालन डेयरी विभाग ने। यह किस दिन जारी किया गया? तो राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर जारी किया गया। भारत में वर्ष 23-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.30 मिलियन टन का यहाँ पे अनुमान है, ठीक है। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश ही होगा, लगभग 16% की हिस्सेदारी है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आपका यहाँ पे राजस्थान और आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश का, ठीक है। दूध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 2014-15 से 23-24 में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि हुई है? तो 5.62% की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो आपका पश्चिम बंगाल में, लगभग 9% के से ज्यादा, ठीक है। वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन में वर्ष 2022-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.78% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित अंडे का उत्पादन कितना है? तो 142.7 मिलियन अंडे है। वर्ष 2023-24 के लिए सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश है ना, ठीक है। 17.5% की हिस्सेदारी है, लगभग 17.85% है। पिछले 10 वर्षों में अंडों के उत्पादन में कितनी औसत जो वृद्धि हुई है? तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपका 6.8% की वृद्धि हुई है। अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो लद्दाख ने की है। वर्ष 2024 की जो ह्यूरन इंडिया आपका लोकोपकारी सूची है, उसके अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन हैं? तो पहले स्थान पर शिवनादर हैं, दूसरे स्थान पर आपका देखा मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है, ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाटा की बात करते हैं। तो कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में जो डाटा है उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे किस फसल का कौन सा राज्य पहले पे है और दुनिया में कौन सा कंट्री पहले पे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग भारत की बात करते हैं, ठीक है, भारत की बात करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए, इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चावल की। किसकी? चावल की बात करते हैं। पूछ लेता है चावल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे तेलंगाना है। ये बात हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं किसमें? तो उत्पादन में ना, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, गेहूं की थोड़ा सा इसको धीरे धीरे बताएंगे। गेहूं की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए गेहूं में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, उत्पादन की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे पे पंजाब है। और अखिल भारत में इस तरीके से इतना है। तो ये डाटा इतना जरूरी भी नहीं, अगर देखने का मन करे तो आप लोग को PDF दे दूंगा, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरा आता मक्का। मक्का मतलब समझ रहे हैं? मकई कहने का मतलब जो क्या कहते हैं, जोनरी, हम लोग के जोनरी कहते हैं या फिर भुट्टा कहते हैं, जो भी, ठीक। तो कर्नाटक पहले पे है, बिहार है, फिर आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे बात करते हैं ज्वार। तो ज्वार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, कर्नाटक है, फिर आपका राजस्थान है, ठीक। बाजरा की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो राजस्थान पहले पे है। कंडीशनिंग वैसी है, यहाँ पे राजस्थान में बाजरा होगा। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश, फिर आपका गुजरात है, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में आपका यहाँ पे देखा जाए, जो मोटे अनाज होते हैं उसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान पहले पे है, फिर कर्नाटक है, फिर आपका मध्य प्रदेश है। और चना के उत्पादन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखा जाए, देखिए तो मध्य प्रदेश पहले पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका राजस्थान है। तूर मतलब अरहर होती है ना, अरहर की दाल के हिसाब में देखा जाए तो आपका कर्नाटक पहले पे है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे, कुल दालें जो होती हैं, अब कुल दालों में जैसे अभी तक अरहर है, फिर मटर की दाल आ जाएगी, बहुत सारी दालें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से कुल दालों में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश पहले पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका राजस्थान है, ठीक। इसके बाद कह रहा है आपका यहाँ पे कुल खाद्यान्न में ना, ये कुल खाद्यान्न में देखा जाए, ये प्रश्न बना है कि नहीं? बनता है। तो कुल खाद्यान्न में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भैया पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका पंजाब है।
और तिलहन की अगर बात करें, तिलहन की बात करें तो तिलहन में भी कई चीज़ होती है, जैसे आपका मूंगफली से भी तेल निकलता है। तो मूंगफली के उत्पादन की बात यहाँ पे अगर हम लोग करें तो गुजरात पहले पे, फिर राजस्थान है, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। रेपसीड या फिर सरसों, ठीक है। तो इसमें आपका देखा जाए तो राजस्थान पहले पे है, उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश है। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन का तेल, तो सोयाबीन की अगर बात करें यहाँ पे तो एक तरह से मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सूरजमुखी के तेल की अगर बात करें यहाँ पे तो आपका कर्नाटक पहले पे है, ठीक है, कर्नाटक पहले पे, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा है। कुल तिलहन में देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा सा यहाँ पे, कुल तिलहन में, तो कुल तिलहन का डाटा यहाँ से याद रखिएगा इस तरीके से, कुल तिलहन में, एक सेकंड बन जाएगा, थोड़ा सा ये सब याद करने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। तो कुल तिलहन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो राजस्थान पहले पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका गुजरात है, ठीक है। जैसे नगदी फसल की अगर बात करें, नगदी फसल समझते हैं ना, जैसे तैयार हुई बेचे पैसा तुरंत मिल जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखा है गन्ना, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे, फिर आपका यहाँ पे गन्ना में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश तो पहले पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। कपास की फसल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कपास में गुजरात पहले पे आ गया है, महाराष्ट्र मत लगाइएगा, भूल जाइएगा आप, फिर महाराष्ट्र दूसरे पे, फिर तेलंगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा हो गया। इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे जूट और जो मेस्ता होता है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले पे, जूट में वैसे पश्चिम बंगाल है कई सालों से, फिर बिहार है, फिर आपका असम है, ठीक। और अगर आलू की बात करें यहाँ पे, आलू की बात करें तो आलू में आपका देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले पे आ गया है, फिर बिहार है, फिर आपका, नहीं यहाँ पे देखिए गलती हो रही है, उत्तर प्रदेश पहले पे, माफ वही मैं कह रहा हूँ कैसे आ सकता है, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका यहाँ पे बिहार। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग कमेंट करने लगेंगे भैया, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार बना देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट ना करें, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव रखें ताकि चीज़ें सही बताई गई हैं, ठीक है। चलिए, प्याज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो प्याज में अगर देखा जाए ये 1000 मीट्रिक टन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र पहले पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका गुजरात है। और नारियल में केरल मत लगाइएगा, केरल अब आपका देखा जाए तो तीसरा स्थान पे आ चुका है। नारियल में कर्नाटक पहले पे है, ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका केरल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और काजू की अगर बात करें यहाँ पे, ये भी हजार मीट्रिक टन की बात हो रही है, तो उसमें आपका देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद अगर देखा जाए, ये रहा ना, कह रहा है कुल फल, ये फल की बात हो रही है यहाँ पे, जो कुल फल है ये अगर देखा जाए, जैसे कुल फल में आपका बहुत सारे फल होते हैं, जैसे कि केला, आम और बहुत सारे फल हैं जैसे कि सेब। तो कुल फल की अगर बात आपसे पूछे तो किसका स्थान, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कुल सब्जियों में अगर देखा जाए यहाँ पे, कुल सब्जियों में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, चलिए आगे देखा जाए इसी में। अब यहाँ पे बात हो रही है कुल सब्जियों की, ठीक है, कुल सब्जियों में मतलब यहाँ पे 1000 मीट्रिक टन पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश सब्जियों में पहला स्थान आता है, और पश्चिम बंगाल दूसरे पे, फिर मध्य प्रदेश तीसरे पे। अब यहाँ पे मसालों की बात करूँ तो मसालों में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले पे आ गया ना मसालों में, सॉरी मध्य प्रदेश आ गया, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश पहले पे आ गया, फिर गुजरात है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो देखिए जो कन्फ्यूजिंग वाले डाटा है ना, इनको थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता ये रहता है कि मसालों के लिए जाइए केरल वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है, तो कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सुपारी अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सुपारी आपका यहाँ पे देखा जाए तो पहले स्थान पे यहाँ पे कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर आपका असम है। और कोकोआ, कोकोआ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आंध्र प्रदेश में आपका पहले स्थान पे है, फिर आपका यहाँ पे केरल है, फिर आपका कर्नाटक है, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से ये आपके डाटा हो गए किसके, तो जो आपके कह सकते हैं कृषि वाले ना, ये कृषि वाले डाटा हो गए यहाँ से। अभी भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, ये क्या दिया गया थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए। फिर देखिए ये थोड़ा सा डाटा दिए गए, प्रमुख फसलों के उत्पादन और सकल क्षेत्र जो उत्पादकता होती है, यहाँ से प्रश्न वैसे आते नहीं है, लेकिन ये पीडीएफ में आप लोग दे दूंगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, कुछ छोड़ के मत जाइएगा, ठीक, बस यही है। अब यहाँ पे फसल क्षेत्र शीर्ष राज्य, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये देखिए ये 22-23 का डाटा है, तो इसको क्या करिए कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा, कुछ के डाटा कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक। 22-23 का भी डाटा यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वो सबसे कह सकते हैं ये वाला देखिए, ये आपका 23-24 का सबसे नवीनतम डाटा ये है, और ये 22-23 का दिया गया, तो इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, इससे। अब यहाँ पे कृषिगत जो उत्पादन विश्व लेवल पे उसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे जो नवीनतम डाटा है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, तो वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश, और ये आपका डाटा है 2023 के अनुसार, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, तो चावल की अगर हम बात करें थोड़ा सा, चावल, तो चावल के उत्पादन में यहाँ पे भारत पहले स्थान पे है, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, फिर इंडोनेशिया, ठीक।
तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए चावल में भारत पहले स्थान पे है 2023 में। ये थोड़ा सा देखिए मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन किताब में लिखा है तो भाई सही ही होगा। और क्योंकि 2022 तक का जो डाटा था उसमें तो आपका देखा जाए इंडिया दूसरे स्थान पे था, तो ये सही ही होगा। ठीक है, सही डाटा होगा, देख लीजिएगा उसे। चलिए इसको मैं क्रॉस चेक करके पिन कर दूंगा, अगर गलत होगा ऐसे सही है ये। ठीक है, चलिए चलिए फिर इंडोनेशिया चौथे, वियतनाम है। गेहूं की अगर बात करूँ तो गेहूं में आपको पता होगा, यहाँ पे गेहूं देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, यहाँ पे चावल इंपॉर्टेंट है और आपका गेहूं इंपॉर्टेंट है। गेहूं में आपका देखा जाए तो चीन पहले स्थान पे है, फिर आपका भारत है, फिर आपका रूस है, फिर आपका यूएसए, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मक्का तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मक्का में लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जो प्रेरी का मैदान है वहाँ पे पाया जाता है। एक तरीके से चीन है, फिर आपका ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे 25वें स्थान पे भारत आता है। भारत का स्थान थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है ना कि भारत कौन से स्थान पे आ रहा है। तो 25वें स्थान पे भारत है मक्का के उत्पादन में। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे आपका जो जौ है, तो जौ उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा रूस आपका पहले स्थान पे, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर तुर्की है। ज्वार के उत्पादन में तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे है, ज्वार में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नाइजीरिया, फिर आपका मेक्सिको, फिर ब्राजील, इस तरीके से। दलहन में देखा जाए तो दलहन में तो भारत आपका पहले स्थान पे है, ये तो यहाँ पे पता ही होगा आपका। दलहन में जो भारत है वो पहले स्थान पे रहता है। यहाँ पे भारत लगा लीजिएगा, फिर दूसरे पे बांग्लादेश, फिर पोलैंड है। ठीक है, फिर फ्रांस, फिर यूके। ठीक है, मूंगफली यहाँ पे छिलका युक्त की अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, फिर भारत है। ठीक है, रेपसीड में अगर देखा जाए तो आपका जर्मनी पहले पे, फिर कनाडा है, फिर आपका चीन है, फिर भारत है। भारत आपका यहाँ पे देखा जाए तो चौथे स्थान पे, थोड़ा सा याद रखिएगा रेपसीड में, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे किसमें, तो सोयाबीन में ना। सोयाबीन में आपका ब्राजील पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, फिर भारत 25वें पे। तो भारत का स्थान यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, सूरजमुखी की बात करें यहाँ पे तो रूस पहले पे, फिर यूक्रेन, फिर अर्जेंटीना, फिर आपका चीन, फिर आपका यहाँ पे तुर्की है। गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे होगा ना, ब्राजील पहले पे होगा, भारत दूसरे पे, फिर चीन होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत का स्थान याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगला देखा जाए यहाँ पे कपास की बात करें, बीच में चीन पहले पे, भारत दूसरे पे। ठीक है, कपास की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चीन पहले पे, भारत दूसरे पे। ठीक है, फिर तीसरे संयुक्त राज्य अमेरिका है। जूट में बांग्लादेश पहले पाया जाता है। ठीक है, जूट में बांग्लादेश पहले पे, भारत दूसरे पे, और कंबोडिया आपका यहाँ पे तीसरे पे। आलू में देखा जाए चीन पहले पे है, और फिर भारत है, फिर यूक्रेन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्याज जो सूखी वाली होती है उसमें भारत पहले पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड लेवल में भारत पहले पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका चीन है, फिर मिस्र है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। टमाटर के उत्पादन में अगर देखा जाए तो चीन पहले पे है, फिर भारत का दूसरा स्थान है, तुर्की का तीसरा। सेब के उत्पादन में चीन पहले पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे, तुर्की, फिर पोलैंड, फिर भारत 25वें स्थान पे सेब के उत्पादन में। तो कंफ्यूजन करा सकता है आप लोगों से, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, केला के उत्पादन में भारत पहले पे है। और यही प्रश्न हम लोग से कंफ्यूजन हुआ, तो देखिए केला में भारत पहले स्थान पे। ठीक है, केला के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। ठीक, चलिए और नारियल की बात करें तो नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले पे, फिलीपींस, भारत तीसरे स्थान पे। नारियल के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे। ठीक है, इसके बाद अंगूर की बात करें तो अंगूर आपको पता है कि बेसिकली एक तरह से रसीले फल होते हैं ना, तो ये आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीन पहले स्थान पे, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। चीन, इटली, फ्रांस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर स्पेन। भारत का 6वां स्थान है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, भारत का अंगूर के उत्पादन में 6वां स्थान है। इसके बाद संतरा की बात करें तो ब्राजील पहले पे है। ब्राजील आपका संतरा के उत्पादन पहले पे, फिर चीन, फिर मैक्सिको, इस तरीके से। चुकंदर में आपका रूस और एक तरह से यूक्रेन होते हैं, तो यहाँ पे रूस इस बार पहले स्थान पे। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। ठीक है, चाय की बात करूँ तो यहाँ पे चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तीसरे पे केन्या चला गया। निर्यात में भी भारत दूसरे पे आ गया, केन्या पहले पे है। निर्यात की आयात में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉफी की बात करें, हरी कॉफी, तो ब्राजील पहले पे, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले पे, फिर भारत है। ठीक है, और अगर बात करें कोकोआ बीन्स में तो कोको डी आइवरी। ठीक है, फिर घाना है, फिर इंडोनेशिया है, फिर आपका यहाँ पे इक्वाडोर है, फिर ब्राजील है। जो आपके प्राकृतिक रबर होते हैं तो उनमें थाईलैंड पहले पे, फिर इंडोनेशिया, कोरे डी आइवरी है, फिर वियतनाम, फिर चीन, 25वें पे चीन है। ठीक है, कुल दूध उत्पादन में तो भारत पहले पे, आप सबको पता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे तीसरे से याद रखिएगा। ये साल ये जो आपका डाटा है ना, मतलब ये जो आपके दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पाकिस्तान, और जो चीन वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये पूछेगा। भारत तो सबको पता होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रहा है यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, वैश्विक कृषि के संदर्भ में भारत की स्थिति 2021 के अनुसार। तो 2021 से कोई मतलब नहीं है, पुराना डाटा से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, कुल मिला के बस कंपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे फसलों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं, एक तरीके से उसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रति कुंटल के हिसाब से, तो आपका जो 2025-26 का डाटा उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए धान सामान्य में अगर देखा जाए तो आपका कितना प्रति कुंटल में था, तो 2369 रुपये। ठीक है, एक तरीके से एमएसपी थी ना, एमएसपी थी, और 2024-25 में 23 होती। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, 69 की वृद्धि हुई, पूछ सकता है ऐसा। और धान में कई ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए में आपका 2389 रुपये है, 2320 रुपये 2024 में, तो 69 रुपये की यहाँ पे भी वृद्धि हुई है।
संकर ज्वार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 3699 रुपया 3331 24-25 में थी, और यहाँ पे देखा जाए तो 25-26 में इतना है, तो यहाँ पे इतने की वृद्धि हुई है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो इस डाटा को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट उसको देख लीजिएगा। जैसे कि अगर बात करें मक्का में पूछ लेता है तो 2400 रुपये आपका 25-26 में है, और ये 2225 रुपये थी 24-25 में, तो 175 की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरीके से। दाल का पूछ लेता है, अरहर तुल में अगर देखा जाए तो 8000 रुपये प्रति क्विंटल आपका एमएसपी दी गई है, कहाँ पे, जो 25-26 है, और 24-25 में 7550 रुपये 450 की वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे उड़द पूछ लेता है, उड़द में आपका 7800 रुपये इस बार है 25-26 में, और 7400 रुपये थी पिछली बार 24-25 में। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 400 की वृद्धि हुई है। कपास की अगर बात करें, यहाँ पे जो आपका मीडियम स्टेबल कपास होती है उसमें आपका देखा जाए तो 700 मतलब 7710 रुपये इस बार है 25-26 में, और 7121 रुपये थी 24-25 में, तो इतना में 589 रुपये की वृद्धि हुई है। और कपास जो लॉन्ग स्टेपल वाली होती है उसमें आपका देखा जाए 25-26 में 8110 रुपये, और 24-25 में 7521 रुपये थी प्रति क्विंटल, आपका 589 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे नाइजर सीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी होती है, कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 9537 रुपये 2025-26 में है, और 8717 रुपये थी 24-25 में, वृद्धि 820 रुपये की हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आप लोग देख रहे कहीं भी नोटिस करेंगे तो नाइजर सीड में ही हुई है। ठीक है, नहीं यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक, तो ये डाटा पूछ लिया जाता है। सूरजमुखी के बीज जो होते हैं उसमें आपका अगर देखा जाए 25-26-77 तो 7721 रुपये, फिर 7280 रुपये, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए 7280 रुपये। ठीक है, तो 441 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि ये तो हो गई बेसिकली किसकी, खरीफ की फसलें, ये खरीफ की फसलों की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये खरीफ की फसलों की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रबी की फसलें जो उनको देख लेते हैं, उनकी जो एमएसपी निर्धारित की गई है। यहाँ पे अगर बात करें जैसे गेहूं की एमएसपी अगर देखा जाए तो आपका जो एक तरीके से 25-26 है उसमें 2425 रुपये है, और 24-25 में 2275 रुपये थी, 150 रुपये की वृद्धि हुई है। रेपसीड व सरसों की अगर बात करें यहाँ पे तो क्योंकि ये रबी की फसल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 5950 रुपये 25-26 में है, और आपका 5650 रुपये थी 24-25 में, 300 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, कुसुम की अगर बात करें तो 5940 रुपये थी आपका 25-26 में है, मतलब 5800 रुपये आपका 24-25 में 140 रुपये की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से रबी की फसलों में अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा वृद्धि एमएसपी में कहाँ पे हुई है, तो आपको रेपसीड बताइएगा सरसों में, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे कुछ डाटा है और देखा जाए, अनाज और दालों की निवल उपलब्धता मात्रा यहाँ पे इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ डाटा दिए, जैसे 16 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन के लिए 2025-26 के लिए जो रबी की फसल है उनके लिए एमएसपी जो होता है वो जारी की, और उसमें वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड वही आपका सरसों में 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई है। ठीक है, और इसके पश्चात क्रमशः आपका यहाँ पे 275 रुपये मसूर पे, फिर चना में 210 रुपये, फिर गेहूं में 150 रुपये। और 2023-24 के लिए प्रमुख जो फसल है उनके उत्पादन का अंतिम अनुमान यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये अंतिम अनुमान है किसका, जैसे उत्पादन का। ठीक, यहाँ पे डाटा जो है वो बेसिकली जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं पूछेगा वो आपसे यहाँ पे नहीं हमें लेना है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से इस चीज़ों को याद रखिएगा। ये जो आपका यहाँ पे ये लिखा है ना, वर्ष 23-24 के लिए प्रमुख फसलों की जो उत्पादन का अंतिम अनुमान है, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2023-24 में जो आप 23-24 के लिए जो प्रमुख फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान होता है उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो होता है उसके द्वारा 23-24 के लिए जो मुख्य फसलें होती है उनका उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी किया जाता है। तो ये जारी किया गया था 25 सितंबर 2024 को। ठीक है, अब इसके अनुसार देखा जाए खाद्यान्न में कुल इतना लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, चावल में 1378 इतना, ठीक है, गेहूं में इतना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुल दालों में आपका 242.46 लाख टन, चना में इतना हो गया। ठीक, रेपसीड या सरसों में आपका 132.59 लाख टन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और कपास में देखा जाए तो 325.2 लाख गांठे प्रति 170 ग्राम की गांठे होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से जैसे कि अगर गन्ना की बात करें तो यहाँ पे 4531.58 लाख टन, ये अंतिम अनुमान के अनुसार है 2023-24 के हिसाब से। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 2024-25 के प्रमुख जो कृषि फसलें हैं उनका उत्पादन तृतीय जो यहाँ पे अनुमान है, जो अग्रिम अनुमान होता है एक तरीके से देखा जाए,
यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 24-25 की प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में तृतीय अग्रिम अनुमान आपका 28 मई 2025 को जारी किया गया। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डाटा होगा, यहाँ पे कुल उत्पादन लाख टन में इस तरीके से दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल खाद्यान्न में आपका देखा जाए तो यहाँ पे ये सबसे अंतिम डाटा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मत देखिए, इसीलिए पीडीएफ में सब कुछ मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोग इसको देख लेंगे। पूरी बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली उद्योग जो क्षेत्र होता है उसकी, उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक ये कंपनी का जो अधिनियम है 1956, इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी द्वारा संचालित इकाइयाँ, सेल, भेल इत्यादि ये याद के। हाँ, नवरत्न बेसिकली ये सार्वजनिक उपक्रमों का एक कह सकते हैं कि विशिष्ट वर्ग है। इस धारणा का प्रारंभ 22 जुलाई 1997 से किया गया था। तो वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या 26 हो गई है। जो अभी रिसेंट बनी उन्हीं को हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, उनको हमें यहाँ पे देखना है। कौन सा यहाँ पे देखा जाए तो 25वीं और 26वीं आपको बताना नहीं। यहाँ पे 25वीं थी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा 26वीं यहाँ पे देखा जाए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दो इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंट बनी है। ठीक है, ये रिसेंट अभी आपकी नवरत्न कंपनी बनी तो कुछ 26 हो गई है। ठीक है, बेसिकली जो ये नवरत्न कंपनियां होती हैं ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश वह स्वविवेक कर सकती है। महारत्न कंपनियों की बात करें तो बेसिकली जो महारत्न कंपनियां होती हैं ये नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है और इस धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2010 से किया गया था। महारत्न जो कंपनियां उनकी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका 14 है। ठीक है, 14 है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। महारत्न कंपनियों, तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 आपकी महारत्न कंपनियां हैं, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और बेसिकली ये कंपनियां आपका 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। मिनी रत्न कंपनियां, इनकी धारणा बेसिकली आई थी आपका यहाँ पे देखा जाए जो मिनी रत्न कंपनियां हैं इनकी धारणा बेसिकली आई थी आपका 8 अक्टूबर 1997 से किया गया था। इसकी दो श्रेणियाँ होती है, मिनी रत्न 1 और 2। ठीक, इस तरीके से चीज़ें हैं। और मिनी रत्न कंपनियों की वर्तमान में संख्या कुल 59 है, जिसमें मिनी रत्न 1 में 49 है और मिनी रत्न आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो 2 में आपकी 10 है। ठीक है, और अगर श्रेणी 1 में देखा जाए उपक्रम 500 करोड़ रुपए या फिर अपनी परिसंपत्तियों के बराबर है जो भी कम से कम तक का निवेश और स्वविवेक से कर सकती है। श्रेणी 2 में उपक्रम 250 करोड़ रुपए तक का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रमुख जो आपके कोर क्षेत्र होते हैं ना, उद्योग के क्षेत्र होते हैं, उनसे वृद्धि देखा जाए तो आपके कितने हैं, 8 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 दे रहा है। बेसिकली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कोयला की अगर मैं बात करूँ कोई बात नहीं। देखिए कोयला की अगर बात करें यहाँ पे भारत से इतना तो यहाँ पे 24-25 में इतना का हो गया है। फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादन, मतलब यहाँ पे उत्पाद और उर्वरक है, ये थोड़ी 8 ही होते हैं ना। उर्वरक होता है इस्पात, सीमेंट और विद्युत होता है, ये सब देख लीजिएगा। भारत में आर्थिक गणना के अगर हिसाब की बात करें तो आर्थिक गणना बेसिकली देखा जाए तो पहली आपकी हुई थी 1977 में और सप्तम हुई आपका, अंतिम आंकड़े अपर्याप्त अभी तक आए नहीं है। ठीक, मतलब कुल मिला के भारत में आर्थिक गणना अब तक 7 बार हुई है। अब ऊर्जा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर, जैसे कि 31 जुलाई 2025 तक पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय कुल संस्थापित क्षमता कितनी है, तो इतनी मेगावाट है। 31 जुलाई 2025 तक देश में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त विद्युत क्षमता कितनी है, तो आपका लगभग इतनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें हाइड्रो ऊर्जा क्षमता आपका लगभग इतनी मेगावाट है, मतलब 49,628.16 मेगावाट है। और इसमें परमाणु ऊर्जा क्षमता आपका 8780 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2025 के अनुसार 2024 में पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व के शीर्ष 5 देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका जर्मनी, भारत और ब्राजील है। ठीक, इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 है इसके अनुसार देखा जाए तो 2024 में पवन ऊर्जा की क्षमता में यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पवन ऊर्जा, ठीक है, क्या है, पवन ऊर्जा। ठीक है, इसमें आपका देखा जाए तो चीन पहले स्थान पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर भारत आता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 2024 में सौर ऊर्जा की क्षमता में विशेष रूप से मतलब विश्व के लेवल पे देखा जाए तो चीन पहले पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत तीसरे पे। ठीक है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित एक तरीके से क्षमता देखा जाए तो उसमें चौथे स्थान पर है कौन, भारत। ठीक है, किसमें, नवीकरणीय ऊर्जा की
भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पे है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक डाटा आ रहा है, ये देखिए, संचयी और जो सौर स्थापित क्षमता है उसमें राजस्थान पहले स्थान पे आता है। ठीक है, फिर गुजरात का स्थान है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र का, फिर तमिलनाडु का। इस तरीके से याद, 31 जुलाई 2025 तक स्थापित जो क्षमता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो पहले पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान है, फिर दूसरे पे आपका गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे तमिलनाडु है। अगर बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे स्थान देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, तो कौन सा स्थान पे आ रहा है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान पे ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, 9वें स्थान पे। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे रिकॉल भी कर लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित जिस मिशन को क्रियान्वित कर रहा है वो है आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया गया तो 19 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान व विकास रोड मैप का अनावरण किया गया तो 7 अक्टूबर 2023 को। और सौर पार्कों और अल्ट्रा जो मेगा सौर ऊर्जा परियोजना उसके विकास की योजना शुरू की गई दिसंबर 2014 में। और इसकी कुल क्षमता आपका हो जाएगी यहाँ पे देखा जाए तो 20,000 मेगावाट की। अगला कह रहा है आपका मार्च 2017 से 2025-26 तक सोलर पार्क की योजना क्षमता आपका कितना 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर आपकी कितनी कर दी गई है? तो 40 मेगावाट, 40,000 मेगावाट मतलब, सॉरी। 13 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आपका IREDA को दर्जा प्रदान किया, तो जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का, ठीक है, ऊर्जा घाटा वर्ष 23-24 में था आपका 4.2%। ठीक ठीक ठीक, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में ये घटकर हो गया है 0.5% का। ऊर्जा की मुख्य मांग, अधिकतम मांग आपका देखा जाए तो यहाँ पे 13,000, मतलब यहाँ पे कितना कुल मिला के 1 लाख है ना, 1,35,918 मेगावाट है। वर्ष 2022-23 में ये मांग बढ़कर हो गई है आपका इतनी, कितना 2,15,888 मेगावाट। 31 दिसंबर 2024 तक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 3 राज्य तो गुजरात, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक। इसमें तो यहाँ पे देखा जाए पवन ऊर्जा में, ठीक, 31 दिसंबर 2024 तक का ये डाटा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। पवन ऊर्जा क्षमता शीर्ष 9 राज्य यहाँ पे देखा जाए मेगावाट 31 जुलाई 2000 आपका यहाँ पे देखा जाए 25 तक का जो डाटा है, यहाँ पे गुजरात पहले पे, फिर तमिलनाडु है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान का स्थान है। और इसमें देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का स्थान तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये कम से कम याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखा जाए 31 जुलाई 2025 तक ग्रिड जो इंटर एक्टिव सौर ऊर्जा की देश की कुल स्थापित क्षमता आपकी कितनी मेगावाट की है। और 31 जुलाई 2025 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 3 राज्य आपका यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2010 को। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सॉरी, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण परियोजना में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है आपकी 100% की, ठीक है। रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 1 की शुरुआत की गई थी 30 दिसंबर 2015 को। रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 की शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। रूफटॉप सौर कार्यक्रम के दूसरे चरण की समय सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2026 तक। 25 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय का शिलान्यास किया गया था गुरुग्राम अर्थात हरियाणा में, ठीक है, मतलब भारत में ही कुल मिला जुला के। अब यहाँ पे जो परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राज्यवार वितरण वार्षिक रिपोर्ट आई है 2024-25 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक का ये डाटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो क्रमशः आपको यहाँ पे क्या कहने का मतलब, यहाँ पे देखिए क्रमशः राज्य या संघ शासित क्षेत्र में लंबाई के हिसाब से, यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से क्या बता रहा है आपका, तो यहाँ पे राष्ट्रीय जो आपके राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले पे है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर आपका असम में, फिर बिहार है, फिर चंडीगढ़। इसका मतलब समझ में मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, परिवहन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्यवार वितरण ये 2024-25 के अनुसार, तो इस हिसाब से देखिए इसमें ना क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए समझ में आया, यहाँ पे पूरे राज्य का दिया है, ठीक है, जो आपके पूरे राज्य हैं। अब इसमें हमें बताना होता है पहला, दूसरा, तीसरा ना, बेसिकली तो यही पूछता है। तो महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र हमेशा पहले पे ही होता है, मतलब वही पहले पे ही है महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है महाराष्ट्र, देखा जाए थोड़ा सा, देखिए ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो 19वें स्थान पे, ये आपका देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है 18,462 किलोमीटर की यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग है, समझे ना, लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो पहले पाएगा, ये पहले पाएगा। इसके बाद आना चाहिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश आपका है यहाँ पे, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 12,100 कितना है, तो 23 है, तो ये आपका दूसरे स्थान पे आएगा, ये आपका आएगा दूसरे स्थान पे कुल राज्य मार्ग की लंबाई के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आएगा यहाँ पे देखा जाए, इसके बाद आना चाहिए आपका क्या, मध्य प्रदेश आना चाहिए ना,
देख लेते हैं राज्यवार, थोड़ा जो बड़े बड़े राज्य उनके हिसाब से आंकड़ा निकल आता है सामने। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश का कितना है तो आपका 9,160 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश तीसरे पे है, यही निकल के आ रहा है ना, देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे मध्य प्रदेश, नहीं मध्य प्रदेश तीसरे पे नहीं होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे राजस्थान तीसरे पे होगा ना। राजस्थान का 10,000 है, राजस्थान का आपका देखा जाए 10,733 है, तो यहाँ पे राजस्थान करिएगा तीसरे पे, ठीक है, राजस्थान तीसरे पे करिएगा, ठीक है, राजस्थान तीसरे पे करिएगा, ठीक, तीसरे पे राजस्थान हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्वियस ही बात है 9,000 आएगा वही, तो आपका यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, 17 पे था मध्य प्रदेश, आपका चौथे पे जाएगा 9,160 के साथ, ये चौथे स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मतलब एक तरह से, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। और इस तरीके से ये चार पूछता है, थोड़ा सा आप लोग जब पीडीएफ पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अरेंज मैंने कर दिया लगभग यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो भारत का सड़क नेटवर्क आपका लगभग कितना है तो 63.45 लाख किलोमीटर है, और भारत के सड़क नेटवर्क का विश्व में स्थान आपका दूसरा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपका देखा जाए तो 14, मतलब यहाँ पे कुल मिला के कितना है तो 1,46,195 किलोमीटर राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है ये, ठीक है। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई आपका इतनी है, कितना, 1,79,535 किलोमीटर, ठीक है। वर्ष 2021 की तुलना में 22 में सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ गई है, कितना, 11.9% के हिसाब से। वर्ष 2022 में इन सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों की संख्या आपका यहाँ पे 9.4% है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम, जिस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी जो क्षेत्र का एक उपक्रम है, वह मंत्रालय आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। इसे निगमित किया गया है तो आपका 18 जुलाई 2014 को। जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभाजित करके जहाजरानी मंत्रालय आपका फिर से गठन किया गया था आपका 2009 में, ठीक है। और देश में अंतर्देशीय जल जो परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था 111 जलमार्ग को, ठीक। इसमें क्या कह रहा है और देखा जाए थोड़ा सा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के नए जलमार्ग यहाँ पे 106 हो जाएंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू किया गया था 12 अप्रैल 2016 को। 26 जून 2019 को जहाज रानी जो मंत्रालय होता है ने अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो IIT खड़गपुर के साथ। नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो ऑफ का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। और 1 अप्रैल 1995 को राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से अस्तित्व में आपका यहाँ पे देखा जाए भारतीय विमान जो पत्तन प्राधिकरण वो आया था। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका सिद्धा अरोड़ा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का वो पहला रेलवे स्टेशन जिसके निर्माण शुरू होने के लिए इंडियन ग्रीन जो बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित आपका किया गया केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का है। 20 अक्टूबर 2023 को देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है, ठीक है। और इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं भारत के रेलवे जोन, ठीक है, उनके मुख्यालय, तो आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या पर्यटन क्षेत्र ये भी है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पर ना, वर्ल्ड लेवल की बात यहाँ पे हो रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली कुछ और अभी करंट अफेयर की ये वन लाइनर फॉर्म है, इनको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखा जाए यहाँ पे। तो पहला, वर्ष 2023 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक जो होते हैं उनके आगमन के लिए शीर्ष 3 स्रोत देश कौन से है, तो बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 2023 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन, ठीक है। वर्ष 2023 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट कौन से, तो दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, हरिदासपुर भूमि चेक पोस्ट। 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में दुनिया में शीर्ष 3 देश कौन से, फ्रांस, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में वृद्धि दर्ज की गई, तो 33.3% की। वर्ष 2023 के दौरान भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के लिए शीर्ष 3 गंतव्य देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, ऐसा देखा जाए 2023 में भारत, बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। 2023 में यहाँ पे कह रहा है कि 23 में भारत में विदेशी पर्यटक जो आगमन होता है उसके हेतु शीर्ष 15 स्रोत देश आपका इस तरीके से हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश पहले स्थान पे बता रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए थोड़ा सा, वर्ष 2023 में विदेशी जो पर्यटक है उनकी संख्या में भारत के शीर्ष 3 राज्य
यह केंद्र शासित प्रदेश हिस्सेदारी है तो महाराष्ट्र का, फिर गुजरात का, फिर पश्चिम बंगाल का। वर्ष 2023 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में भारत के शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान आपका ASI के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिनके भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है तो ताजमहल, ठीक है, सूर्य मंदिर, कोडारकोला, कुतुब मीनार, लाल किला और एलोरा। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान आपका ASI के तहत शीर्ष 4 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिनके सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं तो आपका ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा और मतलब आगरा का किला और आपका हुमायूं का मकबरा। ई वीजा नामित एयरपोर्ट और बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है 31 एयरपोर्ट और 6 बंदरगाह। ई वीजा प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह आपका मुंबई, कोची, मार्मोगोवा, चेन्नई, न्यू मंगलूर और पोर्ट ब्लेयर है। वर्ष 23 में भारत आने वाले 95.2 लाख विदेशी पर्यटकों के में से अधिकांशतः 79.4% हवाई मार्ग से आपका, उसके बाद यहाँ से इतना, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसके बाद स्थल मार्ग से 20.1% और समुद्री मार्ग से 0.5% आए हैं। क्या? तो भारत में आने वाले 95.2 लाख जो आपके विदेशी पर्यटक हैं, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए आंकड़े क्रमशः 83.5, 16.2 और 0.3 था। स्थल मार्ग से आने वाले पर्यटकों में मुख्यतः बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो पर्यटक शामिल हैं। वर्ष 23 के दौरान भारत में लिंग वार FTA में आपका 57.7% पुरुष और 42.3% महिलाएं शामिल थी। वर्ष 2022 में अगर देखा जाए यहाँ पे तो पुरुष महिला में जो विभाजन है कम से 58% और 42% है। वर्ष 23 में भारत में विदेशी पर्यटकों के प्रवास की औसत अवधि आपका 22.7 दिन थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार मासिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 23 में भारत में पर्यटन से प्राप्त जो आपका भारतीय रुपये यहाँ पे AFE जो भारतीय रुपये है आपको यहाँ पे इतने करोड़ रुपये, कितना 2,31,927 करोड़ रुपये थी, जबकि 2022 में यह आपका 1 लाख, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 1,69,917 करोड़ रुपये थी। और यह वर्ष 2022 की तुलना में अगर 23 में बात करें तो 36.5% की वृद्धि की, मतलब 36.5% की वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2023 में पर्यटक से प्राप्त जो आपका FEE है 22.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जबकि 2022 में यह 21.360 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें अगर देखा जाए 31.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 1991 के दौरान भारत से भारतीय नागरिकों के प्रस्थान की संख्या आपका यहाँ पे इतनी मिलियन थी, जो कि 8.68 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2023 में बढ़कर 27.9 मिलियन हो गई है। और वर्ष 2023 में भारत में से भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के लिए शीर्ष 3 हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई और आपका कोचीन है, ये भी याद रखिएगा। और 2022 में के दौरान अगर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हवाई अड्डे की हिस्सेदारी थी। पर्यटन भारत सहित अनेक देशों में जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन और विदेश मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा और सुगम बनाना है। वर्ष 2024 में भारत में 9.66 मिलियन अंतिम विदेशी पर्यटक आगमन आपका दर्ज किए गए, जिसमें से आपका देखा जाए तो यहाँ पे 2,77,442 करोड़ रुपये, ठीक है, अंतिम अभी अनुमान है कि विदेशी मुद्रा आय एक तरीके से देखा जाए प्राप्त हुई है और ये 19.8% वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किए गए जो अध्ययन है तीसरे पर्यटन सैटेलाइट जो अकाउंट है उसके अनुसार 2022-23 के दौरान भारत में पर्यटन से जुड़ी नौकरियों की जो अनुमानित हिस्सा है वो 12.5% है, ठीक है, लगभग, ठीक है। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो 9 उप श्रेणियां जैसे कि पर्यटन वीजा, ई व्यवसाय वीजा जो होता है, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा सहयोगी वीजा, ई सम्मेलन वीजा, ये सब जो चीजें होती हैं इसमें अगर देखें इसके अंदर 167 देशों के नागरिकों को ई वीजा सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। ई वीजा अगर देखा जाए 31 नामित एयरपोर्ट और 6 नामित आपका यहाँ पे देखा जाए बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है। और ई पर्यटन वीजा शुल्क आपका यहाँ पे देखा घटाकर 5 वर्षों के लिए $80, 1 वर्ष के लिए आपका $40 और 1 माह के पर्यटन वीजा शुल्क जो है मंदी की अवधि के लिए $10 और व्यस्तम अवधि के लिए आपका $25 कर दिया गया है। तो ये पूरा आपका एक तरीके से यहाँ पे चीजें थी। स्वदेश दर्शन योजना उसके तहत विकास के लिए 15 आपके विषयगत परिपथों की पहचान की गई है, जैसे आपके ये हैं पूर्वोत्तर भारत परिपथ, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए। अक्टूबर 2017 में प्रसाद का नाम बदलकर आपका तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन प्रसाद कर दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में प्रसाद योजना के तहत आपका 27 राज्य जो राज्य क्षेत्र है उनमें 48 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। जो 25 परियोजना है वो वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हैं और 22 परियोजना अभी क्रियान्वयन चल रहे हैं, उन पे काम चल रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में पर्यटन के जो कार्यालय हैं जैसे क्षेत्रीय कार्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा, गुवाहाटी में मिलेगा, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में अनेक कार्यालय आपको इस तरीके से है।
भारतीय पर्यटन विकास निगम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ पे मेन जो ये है, ये देखिए कुछ आपका यहाँ पे जो है बागवानी फसलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े आंकड़े हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। फिर इस तरीके से ये पूरा जो डाटा वाला सेगमेंट था ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जो बागवानी का एक तरह से अंतिम अनुमान है उत्पादन के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए 2023-24, तो काजू में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, बस इतना से याद रखिएगा। महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश दूसरे पे, फिर उड़ीसा है। सुपारी में इस तरीके से जो नारियल देख लीजिए, कर्नाटक, ये देखिए, ये तो हम लोगों ने ऊपर देखा था ना सब। ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने, छोड़िए इसको, कन्फ्यूजन हो सकती है बस, ये सब ऊपर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, ये देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है थोड़ा सा, जो पशुधन मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो है। तो यहाँ पे देखा जाए मवेशियों की संख्या, यहाँ पे ये डाटा जो है, मतलब जो एक तरह से 4 दिएगा 2019 के संदर्भ में, सिर्फ 5 है 19 के संदर्भ में। ये क्या कहने का मतलब यहाँ पे है, अखिल भारतीय स्तर पे ये डाटा देखिए, यहाँ पे पुराना है ना, इसमें 2019 का ही डाटा चल रहा है क्या अभी? यहाँ पे ये देखिए ना, मुझे लग रहा है मवेशियों का भी 2019 का ही डाटा आया हुआ है। तो इसमें पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे देखा जाए पहले पे, फिर उत्तर प्रदेश है, किसमें, ये मवेशी कैटल की संख्या में ना, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र है। और अखिल भारतीय स्तर पर मवेशियों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे इस हिसाब से ये देखिए, जो भैंस होती है उनकी संख्या के, उत्तर प्रदेश पहले, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से। ये डाटा बड़ा पुराना है, थोड़ा 19 का ये भी आया, तो इसको छोड़िए, उतना पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा सा, अंडा के उत्पादन 23-24 का डाटा है ना, अंडा के उत्पादन में यहाँ पे ये आपका नया वाला पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडा के उत्पादन में यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा ना, आंध्र प्रदेश आपका 17% से पहले स्थान पे है। ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु है। ठीक, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तेलंगाना है, मतलब एक यहाँ पे 1 नंबर ये कर लीजिएगा, ये 2 नंबर पे है तमिलनाडु, और 3 नंबर पे तेलंगाना है, और चौथे पे आपके यहाँ पे 11% के साथ आपका पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिमी पे आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कर्नाटक, और बाकी 35 अन्य जो आपके राज्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, शीर्ष ऊन आपके उत्पादन में 5 राज्य 2023-24 का डाटा है। तो राजस्थान पहले पे आ गया, या तक ये पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊन उत्पादन में यहाँ पे देखा जाए तो हो गया, चलिए वही बात है। यहाँ पे शीर्ष मांस के उत्पादन में, तो यहाँ पे देखिए ये कन्फ्यूजन कर रहा था, शीर्ष मांस के उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल पहले बता रहे हैं यहाँ पे, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे देखा जाए तो 12.3 है, 12.6, तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल ही है, सही है यहाँ पे, इस डाटा के हिसाब से देखा जाए, गलत थोड़ी ना होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है आपका 1293,000 टन के साथ नंबर 1 पे है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसमें तो सिर्फ 5 जो मांस उत्पादक राज्य हैं, और यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 5 जो मत्स्य उत्पादक राज्य है, उसमें आपका आंध्र प्रदेश पहले पे है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर केरल है ना, ये आपका डाटा हो गया। ठीक है, सही है, सही है। शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक, और यहाँ पे ये चीज़ें ग्राफ के द्वारा दी गई है, कितना परसेंटेज का ये हिस्सा है यहाँ पे, ये परसेंटेज के वाइज भी दे दिया गया है ना, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य में आपका यहाँ पे देख सकते हो, तो आंध्र प्रदेश वही आपका इतना है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाटा हो गया। चलिए अब सेरिकल्चर की पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब सेरिकल्चर में कुल मिला के रेशम से संबंधित होता है। तो यहाँ पे शीर्ष 5 जो आपके एक तरीके से देखा जाए, सतुत रेशम उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा, शीर्ष 5 सतुत रेशम उत्पादक में कर्नाटक पहले पे, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पे ये डाटा हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुल सतुत रेशम उत्पादन के विभिन्न, यहाँ पे ये परसेंटेज वाइज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 जो आपके टसर रेशम होते हैं उसके उत्पादक राज्य आपके, तो झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर बिहार है, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, किसमें, टसर रेशम में। ठीक है, टसर रेशम में। ठीक, ये डाटा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, शीर्ष 5 ईरी रेशम उत्पादक में आपका असम, बोडोलैंड जो है क्षेत्र, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, तो किसमें, ईरी रेशम में। ठीक है, ये 5 आपके टॉप स्टेट हो जाते हैं ईरी रेशम में। ठीक है, परसेंटेज वाइज ये आपका डाटा हो जाता है। शीर्ष 5 जो मूंगा रेशम होती है उसमें आपका असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश है, किसमें, तो मूंगा रेशम में। ठीक है, ये 5 आपके मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो शीर्ष 5 मतलब 4 यहाँ पे दिए गए बेसिकली, तो 4 मूंगा रेशम उत्पादक राज्य हो जाएंगे, और ये परसेंटेज वाइज दिए गए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है,
और कुल रेशम मतलब सतूत और गैर सतूत उत्पादक अगर 5 राज्य, तो उसमें कर्नाटक आ जाएगा तुरंत, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर आपका तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपके टॉप 5 ये आपके स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये परसेंटेज के हिसाब से डाटा दिया गया होगा। अब यहाँ पे खनिज परिदृश्य की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो खनिज परिदृश्य की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका देखा जाए तो भारतीय स्रोत के अनुसार यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2020 तक भारत का कुल लौ संसाधन हेमेटाइट प्लस आपका मैग्नेटाइट भंडार आपका 35.29 बिलियन टन है, ठीक है। तो लौ एस के शीर्ष जो आप यहाँ पे देखा क्या कह रहा है, लौ एस का विश्व उत्पाद शीर्ष 5 देश कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, फिर भारत है, फिर चीन है, फिर रूस है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पे अभ्रक की अगर मैं बात करूँ संचित भंडार में, तो भारत पहले स्थान पे, फिर अमेरिका का स्थान आता है, ठीक है। और अभ्रक उत्पादन के हिसाब से शीर्ष 4 देश तो आपका चीन है, फिर मेडागास्कर, अमेरिका, फिर मेक्सिको है, ठीक। और कच्चा तेल जो संचित भंडार है शीर्ष आपके 2020 के अंत के जो आंकड़े अब तक आए, तो वेनेजुएला पहले पे, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, फिर ईरान, फिर इराक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य, और ये इस तरीके से आइए ये एक नजर देख लेते हैं। जैसे कि एपेटाइट की बात करें, पश्चिम बंगाल है, फिर झारखंड है दूसरे स्थान पे, यहाँ पे तीसरे पे मेघालय है, ठीक है। और अगर बात करें रॉक फॉस्फेट में, झारखंड है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है। ये बात हो रही है किसमें, तो भंडारण के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे, ये मत भूलिएगा, भंडारण के हिसाब से, ठीक है। एस्बेस्टस में आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। बक्साइड में अगर देखा जाए तो उड़ीसा, भंडारण में छत्तीसगढ़, फिर आपका आंध्र प्रदेश। क्रोमाइट नहीं पूछता, कोयला देखिए, कोयला में उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, देख लीजिएगा। वैसे क्रोमाइट भी, कोबाल्ट की अगर बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, फिर नागालैंड है, ठीक है। हीरा में अगर देखा जाए तो भंडारण मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और सोना की अगर बात करें यहाँ पे तो कर्नाटक पहले स्थान पे, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। भंडारण की बात हो रही है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपका झारखंड है। लॉ एस्क में अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो कर्नाटक भंडारण पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान है। फिर अगर हेमेटाइट की बात करें लॉ एस्क में ही तो उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जिंक की बात करें तो जिंक में अगर देखा जाए राजस्थान पहले, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड है। और यहाँ पे मैग्नेसाइट जो होता है उसमें उत्तराखंड पहले पे, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान है। और यहाँ पे अगर बात करें मैग्नीज की, जो मैग्नीज का एस्क होता है उसमें भंडारण उड़ीसा, फिर पहले स्थान पे कर्नाटक, फिर आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कच्चा तेल में अगर देखा जाए तो असम पहले स्थान पे, भंडारण, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। और प्राकृतिक गैस में देखा जाए असम पहले स्थान पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान है। चांदी में देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पे और कर्नाटक दूसरे पे, झारखंड। ये सब भंडारण की बात हो रही है, मैं फिर से बताते चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये 2020 का ही डाटा है ना, हाँ ठीक है, अप्रैल 2020 में आया था। और फ्लोराइड्स की बात करें यहाँ पे इस तरीके से आपका फ्लोराइड्स में गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आपका छत्तीसगढ़। जो आपका डाइटोमाइट्स होता है उसमें राजस्थान, फिर गुजरात है। अब यहाँ पे शीर्ष उत्पादक राज्य, ये 2021-22 का डाटा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख खनिज उत्पादक आपके जो शीर्ष राज्य, तो रॉक फॉस्फेट में आपका राजस्थान उत्पादक में पहले स्थान पे, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो बायराइट्स होता है तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। उत्पादक और भंडारण में अलग अलग डाटा होते हैं, तो देख लीजिएगा। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा है, फिर झारखंड, फिर गुजरात है उत्पादक में। क्रोमाइट की बात करें तो उड़ीसा पहले स्थान पे है, किसमें, तो इस तरीके से, फिर झारखंड यही है। कोयला की अगर बात करें तो उड़ीसा पहले स्थान पे उत्पादक में, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश है। लिग्नाइट की बात करें कोयला ही होता है आपका तमिलनाडु में, आपका उत्पादन पहले स्थान पे, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। डोलोमाइट्स तो आंध्र प्रदेश उत्पादन पहले, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक है। फेस्पार में आपका राजस्थान है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है उत्पादक के हिसाब से, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु पहले स्थान पे, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है। और जिप्सम की अगर बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है, किसमें, तो उत्पादक में, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो लाइमस्टोन की, तो राजस्थान पहले, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज के एस्क होते हैं उसमें आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उत्पादन फिर उड़ीसा है, ठीक है। और कच्चा तेल में उत्पादक की सब देखिए बदल जाएगा डाटा, राजस्थान है उसमें असम था ना भंडारण में, ठीक है। राजस्थान फिर गुजरात, फिर असम हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस में भी असम आपका उत्पादक में पहले स्थान पे, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा हो जाएगा। कॉटाइज की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान पहले उत्पादन में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक है, ठीक है। सोने में अगर देखा जाए कर्नाटक पहले स्थान पे, फिर आपका आंध्र प्रदेश से, फिर झारखंड है। और चांदी के हिसाब से राजस्थान पहले स्थान पे उत्पादक में है, और फिर कर्नाटक है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए पूरा डाटा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक शीर्ष देश कौन से, इनको भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रूस है, फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा है, फिर ईरान है, ठीक है। तो 5 याद रखिए कम से कम, ये 2023 का डाटा है। और अगर बात करें यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस है उसके प्रमाणित विश्व भंडार शीर्ष 3 आपके देश 2020 के हिसाब से, तो ईरान, रूस, माफ करिएगा, रूस, फिर ईरान, फिर कतर, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है। ये आपका प्राकृतिक गैस जो होती है उसके प्रमाणित विश्व में भंडार जो है उसके शीर्ष आपके 6 देश कौन से हैं, 2020 का आंकड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे विश्व में प्राकृतिक गैस उत्पादन में सिर्फ 5 देश 2023 का ये आंकड़ा है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये फिर रूस है, फिर ईरान है, फिर चीन है, फिर कनाडा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे चांदी के विश्व के भंडार में अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 देश 2019-23 का ये डाटा है ना, नहीं स्रोत आपके यहाँ पे, हाँ सही है। चलिए, तो पेरू है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर पोलैंड है। और यहीं पे चांदी उत्पादन में सिर्फ 5 अगर
देश की मैं बात करूँ तो मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर पेरू है, फिर रूस है, फिर पोलैंड है। तो ये सब डाटा पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा थोड़ा सा, प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष देश कौन से है ना, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नवीनतम डाटा है, इस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। बायरार्ड्स में चीन है, फिर ईरान है, फिर कजाकिस्तान है। बाक्साइड पूछा था गिनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका वियतनाम है। कोयला देख लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है, भंडारण के हिसाब से रूस है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। कोबाल्ट की बात करूँ तो कांगो किसान संपदा ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया है। तांबा में तो चिली पहले स्थान पे, फिर पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से आपका रूस आता है, ठीक है। हीरा में आपका देखा जाए तो भंडारण में रूस पहले स्थान पे है, फिर बोत्सवाना है, फिर कांगो आपका जो देश है वो। सोने में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और रूस एक तरह से भंडारण में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से देखा जाए, तो फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर इंडोनेशिया है। ग्रेफाइट की अगर प्राकृतिक की बात करें चीन में के भंडारण, मतलब चीन पहले स्थान भंडारण में, फिर ब्राजील, फिर मेडागास्कर है। लॉयस में आपका ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे भंडारण में, फिर ब्राजील है, फिर रूस है, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीज की तो आपके दक्षिण अफ्रीका भंडारण में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका चीन है। चांदी में देख लीजिए, चांदी में पेरू पहले स्थान में भंडारण में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका रूस है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में अगर देखा जाए तो रूस पहले स्थान पे प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक गैस के भंडारण में, फिर ईरान है, फिर कतर है, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड की बात करें तो वेनेजुला भंडारण पहले स्थान पे, फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा है ना, ठीक है। टंगस्टन में आपका यहाँ पे चीन है भंडारण में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है। और प्लेटिनम की बात करें दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस, फिर जिम्बाब्वे की भंडारण के हिसाब से हो गया। अब उत्पादन के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे तो एल्युमिनियम के उत्पादन में शीर्ष आपका चीन है, फिर रूस है, फिर आपका यहाँ पे भारत है, ठीक है। एस्बेस्टस में आपका फिर मतलब पहले स्थान पे रूस है, फिर कजाकिस्तान है, फिर चीन है। और बायराइट्स में आपका चीन है, फिर भारत है, फिर आपका यहाँ पे मोरक्को है। तो यहाँ पे सीमेंट पूछ लेता है बहुत, तो चीन पहले स्थान पे, भारत है, फिर वियतनाम है, ठीक है। बॉक्साइट यहाँ पे देख लीजिए, बॉक्साइट पूछता है गिनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका चीन। ये उत्पादन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। कोयला व लिग्नाइट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चीन पहले स्थान पे, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तांबा की तो चिली पहले स्थान पे उत्पादन में, फिर कांगो जो रिपब्लिक गणराज्य है वो, फिर पेरू आता है। हीरा की बात करें तो हीरा के उत्पादन में रूस पहले स्थान पे, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है, ठीक है। स्वर्ण के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, फिर रूस है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेफाइड में अगर देखा जाए तो चीन पहले स्थान पे, फिर रूस सॉरी फिर भारत है, फिर आपका यहाँ पे मोजाम्बिक है उत्पादन के हिसाब से, ठीक है। जिप्सम में आपका यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ईरान है, फिर आपका यहाँ पे स्पेन है। और लॉ एस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे उत्पादन में, फिर ब्राजील है, फिर आपका भारत है, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेसाइट की बात करते तो चीन पहले पे, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका रूस है। और यहाँ पे निकल की बात करें तो इंडोनेशिया पहले स्थान पे उत्पादन में, फिर फिलीपींस से, फिर रूस है। पेट्रोलियम क्रूड जो ऑयल होता है एक तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन पहले स्थान पे, फिर रूस है, फिर आपका सऊदी अरब है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे, फिर रूस है, फिर आपका ईरान है। और चांदी में पहले स्थान पे मैक्सिको उत्पादन में, फिर चीन है, फिर आपका पेरू है। टंगस्टन में पहले स्थान पे चीन है, फिर वियतनाम है, फिर रूस है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए जो आपका फेस्पार है इसमें तुर्की पहले स्थान पे है, फिर आपका भारत है, फिर ईरान है, ठीक है। और तीन में अगर बात करें तो चीन पहले स्थान पे, इंडोनेशिया आपका दूसरे स्थान में, म्यांमार है। और एस्बेस्टस में आपका यहाँ पे रूस पहले स्थान पे, कजाकिस्तान दूसरे पे, चीन आपका तीसरे स्थान पे। ये उत्पादन की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ एक तरीके से जो सैंपल रजिस्ट्री पर डाली है ना, उसमें एक डाटा आता है, जैसे कि यहाँ पे जन्म दर की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए जन्म दर उस जो आपका एक तरह से जन्म दर है ना, उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो उच्चतम जन्म दर वाले 4 राज्य आपका बिहार है 26.9 के साथ, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ये आपका डाटा है न्यूनतम वाला, ठीक है। न्यूनतम जन्म दर वाले 4 राज्य आपका गोवा है, फिर तमिलनाडु है, फिर आपका केरल है, फिर मणिपुर। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और इसी में देखा जाए संघीय जो क्षेत्र है उसमें उच्चतम और न्यूनतम दर क्रमशः आपका दादरा नगर हवेली व दमन दीव जो है उसमें 16.6% है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। राष्ट्रीय जो स्तर पर एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर आपका जन्म दर कितनी है, तो ये डाटा याद रखिएगा 19.1 है ना, 19.1 है। मृत्यु दर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मृत्यु दर की अगर मैं बात करूँ तो उच्चतम मृत्यु दर वाले 4 राज्य आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है 9.4 9.0, ठीक है। वहाँ पर पंजाब है, फिर गोवा है, फिर उड़ीसा है। न्यूनतम मृत्यु दर वाले 4 राज्य, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा था, अधिकतम था ना, उच्चतम थे, यहाँ पे देख सकते हैं ना, उच्चतम मृत्यु दर वाले थे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे न्यूनतम मृत्यु दर वाले 4 राज्य तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर सिक्किम क्रमशः यहाँ पे दोनों पहले स्थान पे, फिर नागालैंड है नहीं, इस तरीके से उल्टा पड़ा है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे डाटा देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और संघीय क्षेत्र ये में उच्चतम और न्यूनतम जो मृत्यु दर वाले क्रमशः आपका पुडुचेरी 6.6 और चंडीगढ़ 4.2 है। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर आपकी 6.8 है, ठीक है। तो ये डाटा है, इनको थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, शिशु मृत्यु दर की अगर मैं बात करूँ तो जो उच्चतम आपके शिशु मृत्यु दर वाले 4 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश है 40 के साथ, उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ क्रमशः 38 के साथ दूसरे स्थान पे, असम और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से 32 के साथ तीसरे स्थान पे ना, यही है ना, ठीक है, यही कह रहा है आपका यहाँ पे। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 4 आपके राज्य कौन से हैं, यहाँ पे देखा जाए तो मणिपुर, गोवा व सिक्किम, ठीक है, इस तरीके से, फिर केरल। इसके बाद कह रहा है संघीय क्षेत्र में उच्चतम और न्यूनतम मृत्यु शिशु दर वाले क्रमशः आपका लक्षद्वीप और लक्षद्वीप है और जम्मू कश्मीर है, दोनों 14 आपका यहाँ पे देखा जाए, नहीं यहाँ पे लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर एक साथ है, 14 इसका स्कोर है। और लद्दाख आपका न्यूनतम में है, ठीक है।
चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितनी है भैया, ये डाटा बहुत जरूरी है 26 से। प्राकृतिक संवर्धन दर आपका यहाँ पे देखा जाए जो है आपका यहाँ पे देखिए, अगर बात करें उच्चतम प्राकृतिक संवर्धन दर वाले प्रमुख राज्य बिहार है 20.5 के साथ, उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों 17.6 के साथ, फिर मेघालय आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा था, थोड़ा सा न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले राज्य आपका यहाँ पे गोवा है 2.7, केरल व तमिलनाडु दोनों 4.8 और पंजाब है। फिर संघीय क्षेत्र उच्चतम और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि क्रमशः आपके दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव 11.4 तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4.2। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राकृतिक समृद्धि है वो दर कितनी है, तो 12.3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये हो गया। ये तो इसे जनगणना की चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तुलनात्मक चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो डाटा वाला सेगमेंट था, कहते हैं पूरी आर्थिकी जो थी यहाँ पे हम लोगों ने समाप्त की। ठीक है, आर्थिकी में पूरा यही था। अगर प्रश्न बनेंगे तो इससे यहीं से बन जाएंगे, इससे बाहर तो नहीं बनना चाहिए। आई होप कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।